क्लास 10th 2020-21 बेसिकली 2021 इसमें जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर है उसकी सैंपल जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई ने दिए हैं और इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा ताकि जब आप पेपर दें तो आपको सब समझ में आ जाए। पहली चीज़ ये है कि इसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। हर एक पार्ट कंपलसरी है। पार्ट ए जो है उसमें 20 मार्क्स होंगे और ये पार्ट बी में 30 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स होगा। 50 मार्क्स का पेपर है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अलग से आता है। अब इसके अलावा पार्ट ए में कुछ छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवाल हैं और केस बेस्ड केस एक दिया जाएगा, उस पर एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट बी पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और इनमें भी आपस में बीच में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि या तो आप खैर देख ही लेंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा कि कैसे आपको वो करना है। तो जैसे बताया, जो सेक्शन 1 है, ये इस सेक्शन में 13 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। 4 से 8 तक जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है और इसमें आपको सबसे अप्रोप्रिएट आपको जो लग रहा हो, सबसे सही जो लग रहा हो वो आपको भरना है। और जो 10 क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 13 तक में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज अ होम पेज? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आता है उसी को हम होम पेज कहते हैं। तो डिफॉल्ट या कहें फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि वो नाम उसका जो होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे default.html या main.html, इस तरीके से नाम उसका रखा जाता है। Which heading element gives the most prominent headings? तो आप देखिए H1 सबसे ऊपर होता है और ये H6 तक जाता है। आप HTML में हेडिंग मतलब कोई भी चीज़ जो हेडिंग के इसमें दिखाना हो ना, जब आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें हेडिंग देते हैं। कभी हेडिंग बड़ी होती है, कभी हेडिंग छोटी होती है। तो बस ये बड़े से लेकर छोटे तक का लेवल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे ऊपर कौन सा होता है, इसका उत्तर आप H1 लिखेंगे। गिव वन यूज ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है? एंकर टैग के 2 काम होते हैं, मल्टीपल तौर पे भी काम करता है। तो एंकर टैग को जिस तरीके से होता है, आप एंकर टैग लिखते हैं, यहां पर आप href देते हैं यानी कि हाइपरलिंक का रेफरेंस देते हैं। यहां पर आप एक पाथ देंगे, जैसे www.google.com दे दिया, बकायदा आप एक लिंक यहां लिखेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये एक टैग जो होता है इसको हम बंद करना पड़ता है हमको, जैसे /a से बंद करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे क्लिक। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे ये पहुंचा देगा। मतलब एक तरीके से एंकर टैग जो होता है हाइपरलिंक बनाने के काम में आता है, क्रिएट हाइपरलिंक्स। डैश टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो HR जो टैग होता है, इसका ये एक ध्यान रखिएगा, ये एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है। तो HR से होता है हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं भाई ये लाइन मेरी येलो में आ जाए या किसी और कलर में आ जाए, तो यहां पर आप HR के आगे यहां पर कलर भी दे सकते हैं। इसका कलर इक्वल्स जो रेड है, ब्लू है, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अभी पूछा यही गया है तो आप केवल HR टैग लिखिए, बेहतर होगा। आप इसको HR इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। An empty HTML element has a dash tag but no tag. Empty HTML, अभी हमने जैसे A टैग देखा, ठीक? तो A टैग में हमने शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था, और फिर हमने बंद भी किया था उसको। इस टैग को कहते हैं कंटेनर टैग, क्योंकि ये कंटेन करता है किसी चीज को। लेकिन जब हम HR टैग हमने अभी भी देखा तो उसको मैंने कहा कि बंद नहीं करेंगे। जैसे अगर आप ब्रेक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन वाला टैग लिखते हैं BR, उसके भी आगे ऐसे BR की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही यहाँ पर HR की जरूरत पड़ती है इस तरीके से, ठीक? तो जो एम्प्टी HTML एलिमेंट है हैज अ स्टार्ट टैग। ये जो एम्प्टी है इसका स्टार्ट टैग तो चाहिए आपको, एंड टैग नहीं चाहिए, तो बट नो एंड टैग ऐसे लिखेंगे आप। डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। कौन सी बुलेटेड लिस्ट बनाती है? तो 2 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो इसे बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाते हैं 1 2 3। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप टाइप चेंज करेंगे तो ये A B C इस तरीके से हो जाएगा, या फिर अगर आप टाइप देते हैं रोमन, जैसे 1 2 3 करके आ जाएगा रोमन में। ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है क्योंकि इसमें रैंकिंग होती है, इसमें नंबरिंग होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में रैंकिंग नंबरिंग नहीं होती है, इसमें या तो इस तरीके से आ जाएगा या चाहे तो डिस्क फॉर्म में आ जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा, ये डिस्क है, और अलग अलग है, इसमें डायमंड भी आ सकता है। तो डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। तो कौन सा बुलेट बनाएगा ये? अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। इसको बेहतरीन अगर आप थोड़ा और अच्छा करना चाहें तो थोड़ा सा यहां पर लिख दीजिए अनऑर्डर्ड ऐसे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। The code for inserting an image in an HTML page is this. The alt attribute is used for.
अब आप जब img इस तरीके से डालना चाहते हैं, मतलब इमेज डालना चाहते हैं, आप सोर्स देते हैं, मतलब यहाँ पर आप बताते हैं कि भाई वो इमेज क्या होगी, नाम देंगे इमेज का, और अगर वो आपके उसी जहाँ पर वेब पेज है वहीं पर नहीं है तो आप उसको उसका बकायदा पाथ देंगे, रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ इसे हम कहते हैं। लेकिन इसके आगे इन्होंने जो सवाल पूछा वो है ऑल्ट इक्वल्स व्हाट। ये जो ऑल्ट है वो क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट ये क्या करता है, स्पेसिफाइंग ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। यानी अगर जो टेक्स्ट आप देना चाहें, जैसे कहीं आप इस इमेज को हैंडल करना चाहें तो आप इसमें ऑल्ट दे दीजिए माई इमेज, MI कर दीजिए बल्कि। तो अब जब MI से डील किया जाएगा ना, जब हम प्रोग्राम करेंगे, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, jQuery लगाएंगे, तो हम इससे इसको जज कर सकते हैं, इससे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑल्टरनेट, ALT का मतलब ही ऑल्टरनेट होता है, जो इस इमेज का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं। Ravi was trying to log in to his net banking account. He noticed that the URL of the net banking starts with HTTPS. The S is the HTTP in HTTPS stands for. पहले ज़माने में जब www वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी तो सब चीज़ें हम HTTP से करते थे, और ये HTTP होता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट क्या है, जो ये हाइपर लिंक्स वगैरह की बात चल रही है, www यानी कि जो वेब पेजेस हैं उनके लेन देन की बात चल रही है यहाँ से वहाँ। लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें तमाम तरीके के लोगों ने अपनी इसमें चीज़ें की, तो थोड़ा सा ये अनसेफ हो गया ये प्रोटोकॉल। तो एक नया प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, लोग तो बैंकिंग कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, और लोग इसमें फ्रॉड भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि HTTP के साथ एक S लगा दिया। ये S है SSL के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये हो गया, सॉकेट क्या होता है, जब भी आप एक सिस्टम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सॉकेट होता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, ये सॉकेट से दूसरे पे, इस सॉकेट पे कनेक्ट करते हैं। अगर आप सॉकेट सर्च करना चाहें तो आपको अपने सिस्टम में नंबर ऑफ सॉकेट्स दिख जाएंगे। तो सॉकेट्स, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट। अब यहाँ पर सिक्योर मतलब एंड टू एंड आप किसी तरीके से इसको इंक्रिप्शन देना चाहते हैं कि बीच में अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो ना कर पाए। तो S क्या होता है, सिक्योर के लिए होता है, ध्यान रहेगा, S इज फॉर सिक्योर। Sarita is designing a web page and wants to change the name of the font type for certain text. Which attribute of the font tag she should use? अब font tag में size भी होता है, font tag में color भी होता है, font tag में face भी होता है। तो ये जो face होता है, मतलब अगर आप इस तरीके से font लिखते हैं, और बाकी चीज़ आपने जो की, जैसे मैंने कलर वगैरह बताया, उसको नहीं हम डील कर रहे हैं, यहाँ पर बात चल रही है। फेस आपने दे दिया, मान लीजिए एरियल, तो अब जो आपका फॉन्ट दिखाई देगा, जो यहां पर लिखेंगे वो एरियल में दिखाई देगा। टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, उसमें दिखाई देगा। आप अपराजिता कर दीजिए, उसमें दिखाई देगा। तो उत्तर इसका फेस। व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड? HTML कोड में जो BR होता है वो होता है ब्रेक के लिए। ब्रेक क्या करना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी हेलो, अब आप ये जो हाउ, इसके लिखा हाउ आर यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, ये ऐसे लिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये हाउ आर यू को नेक्स्ट लाइन में लाना चाहता हूं, तो आप इसके नीचे, इसके बीच में BR लगा दीजिए। तो अब ये प्रिंट होगा, मतलब जब ये वेब पेज पे आएगा तो ऐसे आएगा, हेलो हाउ आर यू। तो नई लाइन में लाने के लिए, नए लाइन में स्टार्ट करने के लिए ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक का मतलब ये होता है एक सिंगल लाइन आप इंसर्ट कर रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट में, BR फॉर ब्रेक। ये ध्यान रखिएगा, BR एक एम्प्टी टैग होता है, इसके लिए एंड वाले टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। What is the significance of URL? यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका काम क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम किसको कैसे नाम से पुकारें? आपके घर का नाम है अंशु, आपको बोला जाएगा अंशु, तो आप चले आएंगे, है ना। आपके घर में स्वीटी भी होगी, वो तो नहीं आएगी, अंशु आएगी। तो जब हम एक वेब, आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, बहुत सारे वेब पेज है, मान लीजिए 50 वेब पेज है इसमें, ये वेबसाइट बनाई आपने, एक सर्वर जैसे HostGator या GoDaddy से एक सर्विस स्पेस ले ली और आपने उसको जाके उनके सर्वर पे रख दिया, पैसे वैसे देके वहां रख दिया। लेकिन पूरे इंटरनेट को कैसे पता चलेगा भाई आपका नाम क्या है? किस नाम से हम www.dustdad.com लिखें या इन लिखें या जो भी यहाँ पर बनता है, यहाँ पर क्या लिखें साहेब, ताकि आपकी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे। तो ये जो चीज़ है ना यूनिक, वही URL होता है। तो URL एक यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली ये URL एड्रेस भी नहीं होता, ये IP एड्रेस होता है। बेसिकली आपकी वेबसाइट जिस जगह पे रखी है उसका एड्रेस है, ये IP एड्रेस है। तो URL जो होता है ये नाम है, ये तो नाम हम समझते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग नाम नहीं समझती है। तो URL आपको बताता है एक यूनिक एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट या आपका जो वेबसाइट है या जो आपका कंटेंट है कहां रखा हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वी-लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग? देखिए बॉडी टैग के अंदर 3 तरीके की लिंक आती है।
एक आपकी केवल लिंक की होती है, ठीक, एक आपका होता है ए लिंक और एक होता है वी लिंक। अब ये क्या करते हैं, मान लीजिए आपका यहां पर लिखा है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इनको क्लिक करेंगे, ये 1 2 3 लिख देता हूं, ये आपके वेब पेज में दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंडिया की तरफ ले जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ ले जाएगा, ये बांग्लादेश की तरफ ले जाएगा, वेबसाइट पे ले जाएगा, पेज पे ले जाएगा। अब अभी आपने कुछ नहीं किया, वेब पेज बस खोला है, तो ये तीनों की जो कलर होंगे वो कुछ कलर होंगे, मान लीजिए मैं जो कलर देना चाहता हूं, जो डिफॉल्ट कलर होंगे वो हम यहां लिखेंगे रेड, मान लीजिए रेड है। अब आप क्या करते हैं कि आपने एक के ऊपर माउस लेके आए, तो ये जो माउस जैसे इंडिया पे लाए, लेकिन आपने क्लिक नहीं किया, आप लेके आए यहां पर पाक पे लेके आए, और जैसे आप लाए आपने क्लिक नहीं किया, तो जब आप इस पे लाए तो ये हो गया आपका एक्टिव लिंक, तो इसको हम येलो कर देते हैं। जब आप मान लीजिए बांग्लादेश पे आप लाए और आप इस पे क्लिक कर देते हैं, तो आप बांग्लादेश के पेज पे चले गए, तो जब आप बांग्लादेश के पेज से वापस आएंगे तो आप देखेंगे ये जो कलर होगा इसका चेंज हो गया होगा। वो क्यों? क्योंकि हमें वी लिंक में दे रखा है पर्पल। ये है तीनों की कहानी। तो वी लिंक बताता है कि वो लिंक जो आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, क्लिक कर चुके हो, ताकि आप जब दोबारा लौटे तो आपको पता लग जाए कि मैंने बांग्लादेश तो क्लिक कर लिया, अब मेरे लिए इंडिया और पाकिस्तान रह गया। What is the method of using comment line in the HTML code? कमेंट क्या होता है? कमेंट ये होता है कि जैसे आप HTML प्रोग्रामर है, मैं आपके लिए कह रहा हूं, प्रोग्रामर है आप, अब आपने कोड लिखा नोटपैड प्लस प्लस में या नोटपैड में, आपको बताना है कि मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं, यहां पर कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये आपको समझ में आए, है ना? तो आप क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसी लिख देंगे कि दिस, और ये आपने कुछ चेंज कर दिया, तो आप कहेंगे एडिटेड ऑन से 1/1/2021, ये आप लिखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ तो फिर HTML में भी दिखाई दे देगी, तो ये आपके लिए ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं। यहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे या 2 डैश लगाएंगे, और फिर यहां पर 2 डैश लगा के ऐसे कर देंगे, तो ये जो आपने पूरा किया है ना यहां से यहां तक, ये कमेंट हो जाएगा। जब HTML पेज रन करेगा तो ये दिखाई नहीं देगी, ये लाइन रन नहीं करेगी। तो आपने क्या किया, यूं किया एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आप, जैसे यहां पर एनी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको बंद कर देंगे तो ये टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, ये केवल आपके पर्पस के लिए HTML पेज में रहेगा, लेकिन ब्राउजर इसे इग्नोर कर देगा, भूल जाएगा, छोड़ देगा। ये सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, यहां पर केस स्टडी पे सवाल है, यानी कि आपको कुछ टेक्स्ट दिया जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका मतलब उसमें जो पार्ट्स है वो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे सवाल है ये। For communication over the internet, the communicating devices must follow certain rules. These rules are called internet protocols. For email communications, we use SMTP and POP. For communication between browser and server, HTTP and HTTPS protocols are used. We use Telnet to access services available on a remote computer. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो आपको इसमें बता ही दिया गया है कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। होता यह है कि आप किसी शादी में जा रहे हैं, अब अगर आप शादी में हाफ पैंट पहन के चले गए, राइट, या फिर बनियान पहन के चले गए, तो वो प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट की बात कर रहे हैं, ब्राउजर सर्वर की बात कर रहे हैं, तो ब्राउजर जो समझेगा वही सर्वर समझना चाहिए। तो इनके बीच में एक तयशुदा बात हो जाती है कि देखिए साहब, हम ये जो है ऐसे बनाएंगे, आप इसको ऐसे समझिएगा। इन्होंने भी कहा कि हम HTML कुछ इस तरीके से लिखेंगे और आप ऐसे समझिएगा। तो एक प्रोटोकॉल होता है जो दोनों फॉलो करते हैं, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जो एक तय हो जाता है, और वो सब लोग यूज करते हैं पूरे इंटरनेट पे। कोई भी, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो नेटवर्क डिवाइसेस हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर, राइट। अब सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो आप आंसर देखेंगे बोथ A एंड B, क्योंकि यहां दिया हुआ है जो HTTP है वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वहीं से तो वेब पे जाते हैं। ये हो गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब आप फाइल ट्रांसफर करते हैं तो FTP का यूज होता है, लेकिन दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो किसके लिए यूज होता है? क्लियर पता है कि हम ईमेल मैसेज की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि आप जो मेल भेज रहे हैं वो कैसे होगा। देखिए, आपने एक ईमेल सर्वर या ईमेल सर्विस खोली,
अब उसमें आपने कुछ टाइप किया, अब इसको सेंड कर दिया। तो यूज्ड इन सेंडिंग आउटगोइंग मेल्स बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अब आपने मेल तो लिख दिया, यहां से सेंड भी कर दिया। तो ये जो सेंड होता है ये पुश कर रहा है कहां से, आपका जो क्लाइंट है वहां से ये सर्वर पे भेज रहा है इसको। तो ये पुशिंग वाला काम एसएमटीपी करता है। पीओपी प्रोटोकॉल इज, जो पीओपी है इसमें आप देखेंगे ये क्लियर इसमें दिया भी हुआ है कि पीओपी फॉर ईमेल कम्युनिकेशन वी यूज एसएमटीपी एंड पीओपी, पीओपी 3 इस तरीके से यूज होते हैं इसमें। तो इसका उत्तर क्या है? क्लियर उत्तर है कि यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग कॉल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। अब देखें कि यहां पर आपका क्लाइंट है, आपने यहां पे मेल बनाया और भेज दिया, ये चला गया सर्वर पे, राइट। यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग मेल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। अब यहां पर आपका जैसे आप है सैम, आपने सैम ने पीटर को भेजा है, तो सैम जब भेजेगा वो सर्वर पे चला गया, लेकिन सर्वर से पुल करने का काम किसका है? इसको लेना भी तो है, पुल करने का काम, ताकि आपके ईमेल पे ये दिखाई दे, जब आप gmail.com खोले, yahoo.com खोले तो आपको दिखाई दे। ये पीओपी करता है। Which of the following internet protocols provide secure data transmission between server and browser with the help of encryption? तो जैसे मैंने आपके पहले भी डिस्कशन किया था कि शुरुआत में जब वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट प्रचलित हुआ तो जो HTTP प्रोटोकॉल था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही यूज होता था वेब पेजेस को, वेब कंटेंट को इधर से उधर ले जाने में। ब्राउजर इसे पढ़ता था, आपका जैसे क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या सफारी हो गया, या आप कहें कि फायरफॉक्स हो गया, ये इसको पढ़ते थे और ये सर्वर से लेके आते थे। सर्वर पे जाके जो भी कंटेंट है वो सब चीज़ें आदान प्रदान होता था। लेकिन हुआ ये कि फिर अब इंटरनेट हर जगह हो गया, बैंकिंग भी इधर होने लगी, पैसे का ट्रांजैक्शन, लाना जाना, इसके अलावा चीज़ें खरीदना, ई कॉमर्स इसी में हो गया, सारी चीज़ इंटरनेट पे हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो गड़बड़ लोग थे, जो थोड़ा मिलिशियस इंटेंट वाले लोग होते हैं, उन्होंने इसका दुरुपयोग शुरू किया। तब दुरुपयोग जब आया तब उनको समझ में आया, भी जिन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाए हैं, जो इसकी संस्था है, उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें तो पैसा इन्वॉल्व हो गया है, लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसके बाद ये एस आ गया। एस मतलब है सिक्योर, ये है सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब एक और लेयर इसमें जोड़ी गई, सिक्योर सॉकेट लेयर, ताकि अब जो आदान प्रदान हो वो बिल्कुल सिक्योरली हो, इंक्रिप्शन हो उसमें। तो HTTPS इसका उत्तर है, एस सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर। द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, अभी हमने पीओपी देखा, आपको याद होगा कि मैंने अभी इसका फुल फॉर्म नहीं बताया था पीओपी वाले में, ईमेल प्रोटोकॉल है ये। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कहां से नाम आया आप समझ सकते हैं, ईमेल की बात हो रही है। पहले ही हम लोग मेल भेजा करते थे, लेटर भेजा करते थे, तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नाम है। पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन इसका नाम वहीं से आया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। Which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination? तो सोर्स से डेस्टिनेशन, यहां पर आपको क्या करना है, डेटा डिलीवर करना है, डेटा है यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर है IP। Which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination? देखिए, कनेक्शन स्थापित करने का काम है TCP का, यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब ट्रांसमिट हो रहा हो तो क्या भाई पैकेट का साइज होगा, क्या इसका पेलोड होगा, चेकसम क्या होगा, ये सब TCP का काम है। लेकिन ये जो काम इन्होंने कहा है वो है IP का काम, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम। द फुल फॉर्म ऑफ SMTP इज, अभी मैंने शायद 2-3 बार बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल ट्रांसफर होता है यानी आप जो कंटेंट लिखते हैं, ईमेल, जीमेल, आपका याहू मेल, आउटलुक पे, वो यहाँ से वहाँ जाता है, आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाता है, या सोर्स ईमेल एड्रेस से जो आपका डेस्टिनेशन ईमेल एड्रेस है उसमें जाता है, वो काम करता है SMTP। जो आप भेजते हैं सर्वर तक वो SMTP, जो सर्वर से खींचा जाता है वो POP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सवाल आने वाले हैं, है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए उत्तर देना इसका। देखिए, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस दैट डेटा इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग रिसीव्ड और मॉडिफाइड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन और अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये सोर्स है, डेस्टिनेशन, आप यहाँ पर डेटा भेज रहे हैं, कोई बीच में एक ऐसा आदमी है जो गलत आदमी है, वो किसी तरीके से इसका एक्सेस ना पा जाए, इस पर कंट्रोल ना पा जाए, नियंत्रण ना पा जाए। For secure data transmission, we can convert an actual message, which is the readable form, into an unreadable form called an encrypted message with the help of the concept of encryption. This unreadable message is sent through the network to the destination. If a hacker tries to read the message, he/she receives an unreadable message that cannot be easily converted into actual message. The unreadable message can be converted to the original message by the receiver at the destination. तो हुआ ये कि यहाँ पर
आपने मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, मैं ये जो सेकंड पार्ट है वो दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा पहले ही समझा देता हूँ। आप क्या करते हैं कि आपके पास पैसा है, मनी, पैसा, अगर ये आप हाथ में लेके चलेंगे तो लोग यहाँ पर उल्टे सीधे जो लोग होंगे वो आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत लोग हो सकते हैं। आप क्या करते हैं, हमेशा पैसे किसी बटुए में रखते हैं, जेब में रखते हैं या किसी छुपा के रखते हैं, और फिर उसको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। आप दिखाते हुए नहीं ले जाते कि हाथ में ऐसे लहराते हुए जाते हैं। यही है कि आप जब छुपाते हैं किसी चीज को, उसी को हम इंक्रिप्शन कहते हैं। और फिर यहां पर बक्से से इसको बाहर निकालते हैं, जहां जैसे बैंक में देना है, कहीं देना है, तो इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो सीजर साइफर is one of the common encryption technique in this technique each letter of the word is replaced by the letter some fixed number of position usually called key down the alphabet. For example, if the key is 3, each A will be replaced by D. Letter D is 3 position down letter A in the alphabet. Each B will be replaced by E, and similarly each Z will be replaced by C. The receiver can identify the original position by using the reverse technique of encryption. This reverse technique is called decryption. अब मैं जरा इसको समझाता हूं आपको, समझिए। यह है A, B, C, D, ठीक, यहां तक आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहां पर मैं थोड़ा Z पे भी आ जाता हूं, यहां भी आते हैं, A, B, C, D, E भी कर देते हैं, E, W, X, Y, Z होता है ना, W, X, Y कर देते हैं इसको यहां पर। देखिए इन्होंने क्या कहा, ये सीजर साइफर क्या करता है, इन दिस टेक्निक ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर सम फिक्स नंबर ऑफ द पोजीशन। इसको हम की कहेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा की है, ये एक्चुअल है, ये की है, जो लाइन दिख रही है आप। फॉर एग्जाम्पल इफ द की इज 3, अगर आपका की 3 है तो आप क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे डी से। क्यों? क्योंकि ए अगर 1 पोजीशन है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, कौन सा पोजीशन बनेगा, 4। चौथे पोजीशन पे क्या है, ए बी सी डी, तो ए को रिप्लेस करेंगे डी से, बी को रिप्लेस करेंगे किससे, ई से। क्यों? क्योंकि बी है 2nd पोजीशन 1 2, और इसमें 3 पोजीशन जोड़ना है आपको, क्योंकि की 3 है, 2 + 3 क्या हो गया 5। तो यहां पर से देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर आप सी, यहां तक आप समझ में आ गया ना आपको। अब जेड अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, अगर हमको जेड लिखना है तो जेड के बाद जेड तो आपका आखिरी नंबर हो गया, जैसे 26 और 27 नंबर हो गया। तो यहां पर आप जब देखेंगे 26, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, है ना, तब आप क्या करेंगे, इसके आगे ए आता है, फिर से ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो z को आप रिप्लेस किससे करेंगे, जो भी है z के बाद आप इसको 0 कर देंगे, तो यहां पर ये जाएगा इस पोजीशन पे ए बी सी, तो z को रिप्लेस करेंगे c से। तो z रिप्लेस किससे होगा, c से, क्योंकि z आखिरी है ना, z जो आखिरी है उसमें आप 3 और कर दीजिए, तो यहां से z के बाद तो यहां से शुरू हो जाता है, तो 1 2 3 c से रिप्लेस करेंगे, तो z रिप्लेस होगा c से। क्लियर हो गया? अगर हम ए बी जेड भेजना चाहते हैं तो हम भेजेंगे सी डी सी, नहीं सी डी ए बी ना, तो ए की जगह बी, ए की जगह डी, ए बी जेड भेजना चाहते हैं तो ए की जगह डी और बी की जगह ई और जेड की जगह सी। क्लियर हो गया? ये एक्चुअल है, ये इंक्रिप्टेड है, और जब ये डेस्टिनेशन पहुंचेगा तो इस ए बी जेड बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा, कोई बीच में कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा ईव्सड्रॉपर है, कोई ऐसा मैलिशियस इंटेंट वाला आदमी है, कोई गलत आदमी हो, कोई क्रैकर है, वो आपके डेटा का कंट्रोल ना ले पाए ट्रांसमिशन के थ्रू। क्योंकि जब सोर्स पे है तो चलिए आपने सेव कर लिया, डेस्टिनेशन पे मान लीजिए सेफ है, लेकिन बीच में जहां जहां ये जा रहा है वहां पर तो लोग बैठे हुए हैं ना, वहां पर तो लोगों ने अपने अपने कांटे लगा रखे हैं कि किसी तरीके से आपका मसाला मिले और ये खींच ले। उसको रोकना, उसी चीज को सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। Which of the following techniques can be used for security of data? तो इसमें क्लियर हो गया कि आप ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, ऑथराइजेशन यूज कर सकते हैं, इंक्रिप्शन तो खैर आपने देख ही लिया कि इंक्रिप्शन सबसे अच्छा तरीका है। तो आप जैसे अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप क्या बोलता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यही तो कहता है। तो यहां से वहां जब डेटा जाएगा तो कोई बीच में पड़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, आप और वही पढ़ पाएंगे जिसको आपने भेजा है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब और ऑथराइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। इसका मतलब ये होता है कि आप वो हैं जो आप हैं, और अगर आप वो हैं जिनको हमने एक्सेस दिया है तो आ जाएं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मतलब ये होता है। बेसिकली इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर आपने एक एक्सेस कंट्रोल कार्ड दिया है किसी को, वो आएगा यहाँ पर और वो यहाँ पर लगाएगा अपना कार्ड और फिर ये दरवाजा खुल जाएगा। कोई ऐसा आएगा जिसके पास कार्ड गलत है तो ये कभी नहीं खुलेगा, या किसी और तरीके से वो एंटर नहीं कर पाएगा। और जिनको आपने ऑथेंटिकेट किया है वही आ पाए, ऑथेंटिकेट और ऑथराइज जिसको किया गया है वही आ पाए। सीजर साइफर इज, अभी हमने सीजर साइफर के बारे में अच्छे से समझ लिया, तो यहां सीधा आंसर बता देता हूं कि यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ द एक्चुअल मैसेज इनटू एन एनक्रिप्टेड मैसेज। आपको याद होगा ए को हमने किस में कन्वर्ट किया था,
बी को किस में कन्वर्ट किया था, मतलब तीसरे 3 ऐड कर दिया था। तो ए के बाद ए बी सी डी, तो ए को हमने डी में कन्वर्ट किया था, बी को हमने ई में कन्वर्ट किया था, ए बी सी लिख ही देता हूँ, ए डी में और बी सी में। तो किसमें +3 करते हैं हम, की इसमें 3 है। तो इंक्रिप्शन टेक्निक है ये भी हमने सीख लिया था। तो दोनों ही इसका उत्तर हो जाएंगे। Person X has received an encrypted message and wants to convert this message into actual message before encryption. This technique is called, or this he should use is called. इसका उत्तर है डिक्रिप्शन। देखिए आपने क्या किया कि यहां पर आपका एक्चुअल मैसेज था ABC, क्लियर। आपने क्या किया, पहले इसको बदल दिया। जैसे आपने क्या किया, ABC, तो इसको D, E और F में बदल दिया, क्योंकि A के बाद A का हो जाएगा D, B का हो जाएगा E, C का हो जाएगा F। आप भेजेंगे DEF, ये जा रहा है, और जैसे यहां पर पहुंचा, आपने ये भेजा, मैंने ये लिया, तो मेरे पास क्या है, DEF। अब मुझे इसको चेंज करना है ABC में। तो मैं जब ये चेंज करूंगा, इसी को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। ये उत्तर है इसका। A sender wants to send a message having the text as computer to a receiver using 4 as the key. What will be the encrypted message? अब इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको? पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है GSQTYXIY। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा आपको। ये वैसे 5वां है, इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे हम इसको बकायदा। तो यहाँ लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। या एक काम करते हैं, चलिए ये रहने देते हैं। अब आप देखें कंप्यूटर, और ये की है 4, तो सी पे आप आए, सी है ना, तो सी में इसकी पोजीशन पहले देख लेते हैं, 1 2, बाकी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बाद में लिखेंगे। ये सी है, सी में आपको सी 3rd पोजीशन पे है, 4 की है, तो 3 में 4 जोड़ दीजिए, कितना बना 7। तो 7वें पोजीशन पे क्या है, जी, ठीक, सी बनेगा जी। अब मैं क्या करूंगा, बीच के 3 छोड़ दूंगा। अब आप क्लियर समझ गए ना कि मैं एक हमने सीख लिया, सी के बाद 3 बीच में छोड़ दीजिए, तो जी पे चले जाइए। तो यहां पर जी आ गया। अब आपको करना है कंप्यूटर, CO, ओ पहले बता देता हूं, कंप्यूटर। ओके, सी का क्या बना, जी, ये हो गया। अब आइए आप ओ पे आएंगे, तो ओ के बाद 3 छोड़ दीजिए, S, ये हो गया, तो यहां पर S। फिर M पे आ जाइए, M के बाद 3 छोड़ दीजिए, Q हो गया ये। P पे आइए, P यहां पर है, P के बाद 3 छोड़ दीजिए, T आ गया ये है U, U पे आइए, U के बाद U के बाद 3 छोड़ दीजिए, VWY, ये आ गया Y। T पे आइए, T के बाद आप 3 छोड़ दीजिए, T, ये छोड़ दिया, ये कंप्यूटर T, ये T आया, ये Y आया, ये तो अब T पे आइए, कंप्यूटर T पे आइए। तो T के बाद क्या होगा, T के बाद 3 छोड़ दीजिए, VXW, तो यहां पर आ गया X, ये आ गया X। अब E पे आइए, E के बाद 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3, I। R पे आइए, 3 छोड़ दीजिए, R कहां पर है, ये 1 2 3, ये हो गया आपका V लिख दीजिए। तो क्या आ गया, GSQTYXIV। ये तो 5 मार्क्स का सवाल होना चाहिए था। An encryption algorithm is used to transform a readable message into what? Encryption algorithm जो readable message है, अगर ये readable ही रहा तो सब तो इसको, जो बीच में लोग हैं जो गलत इंटेंशन वाले हैं वो तो पकड़ लेंगे इसको, ठीक। तो रीडेबल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है इंक्रिप्टेड मैसेज, ऐसा जो हम पकड़ ना पाए, कोई और बीच में पकड़ ना पाए, इंक्रिप्टेड मैसेज। In Caesar cipher, for which of the following values of key the encrypted message will be the same as original? जो सीजर साइफर है, कौन सी ऐसी वैल्यू आप की लेंगे जिससे इंक्रिप्टेड मैसेज सेम हो जाएंगे? तो क्लियर बात है, 0 मतलब क्या है, अगर A है तो उस A पहला पोजीशन है, इस पे 0 ऐड करिए तो यही होगा, तो A का A हो जाएगा, B का B हो जाएगा। तो क्लियर है, ये तो हमें क्लियर आंसर दिख रहा है, 0 तो है। लेकिन एक और चीज है इसमें, B क्यों आंसर है, 26 भी सही है। क्यों? क्योंकि आप A से Z जाइए, अब A में आप 26 जोड़िए तो क्या बनेगा, ये तो यहां निकल आएगा,
तो यहाँ अगला फिर से ए से शुरू होगा, तो ए में 26 जोड़िए ए, बी में 26 जोड़िए यहाँ का बी, तो वही रहेगा ए और बी, मतलब ए और बी इसका उत्तर है। ये पार्ट बी है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है लेकिन कहीं कहीं चॉइस भी दी है, इंटरनल चॉइस दी हुई है। सर्वेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। अब वेब क्लाइंट है और वेब सर्वर है, इसके बीच में ये सर्वेश साहब है, ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आप मदद करिए, हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग द सेम बाय एक्सप्लेनिंग देयर रोल एंड गिविंग सूटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बताइए इनको कि भाई ये होता क्या है क्लाइंट और सर्वर, वेब क्लाइंट, और उसके बाद आप कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से है, जरा मैं क्लियर कर दूं पहले। तो यहां पर वेब क्लाइंट और वेब सर्वर में अंतर समझिए। वेब क्लाइंट, जब जैसे आपको कुछ वेब पे काम करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप वेब ब्राउजर खोलते हैं, यानी कि आप अपना गूगल क्रोम खोलते हैं, आप अपना फायरफॉक्स खोलते हैं, ये आप वेब ब्राउजर खोलते हैं। इसके अलावा अगर आप वेब की बात कर रहे हैं तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, ये चैटिंग एप्लीकेशन है। फेसबुक मैसेंजर क्या है, चैटिंग एप्लीकेशन है। तो ये जो आप चीजें ओपन करते हैं इसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट, क्योंकि ये वेब पे चल रहे हैं। इसके पीछे जो प्रोटोकॉल है वो वेब के प्रोटोकॉल है, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा वेब ब्राउजर हो गया, चैटिंग एप्लीकेशंस हो गई, ये सारी की सारी www या कहे वेब के जितने प्रोटोकॉल है वो यूज कर रही है। ये आपके एंड पे है क्योंकि आप यहां पर हैं और आप एक मान लीजिए ब्राउजर में एक gmail.com खोलते हैं या google.com खोलते हैं, ये जो आपने खोला है ना ब्राउजर में, ये आपका वेब क्लाइंट होगा। अब आते हैं सर्वर की तरफ। अब वेब सर्वर क्या है, ये वेब क्लाइंट में जो वेब ब्राउजर था, जैसे आपका गूगल क्रोम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन ही तो है। बस ये है कि आप अकेले, लेकिन आपको लग रहा है आपका काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर दूसरे साहब भी है, इन्होंने भी वेब ब्राउजर खोल रखा है, ये भी वेब ब्राउजर खोल रखा है, और ये सारे के सारे जो है वो एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। या मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इस तरीके से समझिए कि YouTube पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसी समय दूसरा आदमी देख रहा होता है, उसी समय तीसरा आदमी देख रहा होता है, तो एक ही वीडियो को वो कैसे एक्सेस कर रहा है। तो यहां पर एक होता है सर्वर प्रोग्राम, ये जो डेडिकेटेड कंप्यूटर कह सकते हैं या डेडिकेटेड कंप्यूटर जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है, जो इतने सारे अलग अलग क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक साथ देख रहा है, एक साथ केटर कर रहा है, एक साथ उनको मदद पहुंचा रहा है। जैसे अपाचे सर्वर होता है, अपाचे सर्वर एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर का काम ये है, सर्वर का काम है ये क्लाइंट को सर्व करेगा, जो भी इसकी रिक्वेस्ट आएगी वो इसको सर्व करेगा, उसकी मदद करेगा, जो जो मांग है उसकी पूरी करेगा। Write the full form of CC and BCC used in email communication. Explain the difference between them. देखिए, आपने Gmail खोला या Yahoo मेल खोला, जिसे हम कहते हैं कि मेल आपका एप्लीकेशन आपने खोली। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ टू होता है, यहां पर आप जैसे किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे सर्वेश ही हो जाइए, सर्वेश@gmail.com, उनको भेजना चाहते हैं, ठीक। यहां पर आप अपना कंटेंट लिख देंगे कि हेलो हाउ आर यू, ऐसे कुछ लिख देंगे आप। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए। फिर यहां पर आप सेंड कर देंगे, कुछ अटैचमेंट लगाना है तो अटैचमेंट लगा देंगे। लेकिन अब आपको एक और काम है, आप चाहते हैं कि सर्वेश को भेजा है वो आप स्वाति को भी भेजें, तो swati@gmail.com। तो जब सर्वेश को मिलेगा, ये सर्वेश है और ये स्वाति है, सर्वेश और स्वाति को ये आपने जो मेल दिया है वो पहुंच जाएगा, और सर्वेश और स्वाति दोनों देख सकते हैं कि सर्वेश को भी गया है और स्वाति को भी गया है। वो होता है कार्बन कॉपी, दोनों को मिल गया। अब आप बीसीसी में क्या करेंगे, आपने सर्वेश को भेजा लेकिन आप नहीं चाहते, और आप स्वाति को भी भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि सर्वेश और स्वाति को पता चले एक दूसरे को कि मैंने ये मेल दोनों को भेजा है। तो आप बीसीसी में इसी को, स्वाति को यहां ले आए, इसको भी काट दे रहा हूं, मान लीजिए काट दिया मैंने, ये स्वाति वाला यहां ले आए और आप बीसीसी खाली रखे, आप टू में सर्वेश का नाम, बीसीसी में स्वाति का नाम। तो अब क्या होगा, सर्वेश के पास ईमेल आपका पहुंचेगा जो आप यहां सेंड कर देंगे, स्वाति को भी पहुंचेगा, लेकिन सर्वेश और स्वाति को आपस में नहीं पता चलेगा
क्योंकि सर्वेश को केवल सर्वेश का नाम दिखाई देगा और स्वाति को केवल स्वाति का ईमेल दिखाई देगा कि उसे भेजा गया है। इन दोनों को आपस में नहीं पता चलेगा कि इनको भी इसको नहीं पता चलेगा कि इनको भेजा गया, इनको नहीं पता चलेगा इनको नहीं भेजा गया। तो ये एक नाम नहीं हो सकता, ये सैकड़ों नाम हो सकते हैं, हजारों नाम हो सकते हैं। जितने भी ईमेल सर्विस आपकी प्रोवाइड करती है उन सबको आप भेज सकते हैं। आप चाहते हैं सबको एक दूसरे को पता चले तो सीसी में डालिए, नहीं पता चले एक दूसरे को, किसी को भी एक दूसरे का पता ना चले तो बीसीसी में डालिए। फिर से समझिए, कार्बन कॉपी हर एक रेसिपिएंट जिसको मिल रहा है वो ये देख सकता है कि किसी और किस किस को भी मेल मिला है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें कोई भी रेसिपिएंट किसी जिसको भी मिल रहा है वो पता नहीं कर सकता किस और को आपने ईमेल किया है। व्हाट इज द यूज ऑफ सब एंड सुप टैग, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं। अब आप एक मैथमेटिक्स की चीज लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है, या आप एक्स क्यूब लिखना चाहते हैं या एक्स की पावर हाफ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ये कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक्स, यहां लगाएंगे सुप, ठीक है, ये इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जा रहा है, इसको एसयूपी जो है ये है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और यहां पर लिख देंगे आप हाफ। तो जब ये ब्राउजर इसे पढ़ेगा तो ये एक्स की पावर हाफ पढ़ेगा। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको इस तरीके से लिखूं H2SO4, H का सबस्क्रिप्ट है ये, 4O का सबस्क्रिप्ट है, तो आप क्या करेंगे? H लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आपको 2 नीचे लिखना है, तो यहां पर अब यहां पर लगाएंगे सबस्क्रिप्ट, क्या लिखेंगे? SUB सबस्क्रिप्ट, फिर आप S लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, और यहां पर आप अच्छा यहां पर 2 रहेगा, 2 SO, और उसके बाद O के बाद लगाएंगे SUB, 2 कर देंगे। तो अब ये H के नीचे ये सबस्क्रिप्ट है तो 2 आएगा, S तो ऐसे रहेगा, H2SO के नीचे ये सबस्क्रिप्ट है तो 2 आएगा। तो जब ऊपर आपको चलाना हो पावर तो आप यूज करेंगे SUP जो कि सुपरस्क्रिप्ट है, और जो आप नीचे लगाना चाहते हैं तो उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यही आपको इस तरीके से लिखना है। Sunil wants to insert an image elearning.jpg into a web page. Write the name and syntax of the HTML tag he should use. The alternate text for the image should be e-learning image. इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो है नेम जो टैग का है वो आपको अलग से, ये देखिए अलग अलग मार्क्स के है, ये मतलब इसके अलग अलग मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 2 सवाल है इसमें, नाम बताना है और साथ में आपको ये चीज बतानी है, ये सिंटेक्स, तो आपको मल्टीपल पार्ट्स में इसका आंसर देना हो। तो सबसे पहले तो आप इमेज टैग IMG लिख देंगे, ये जो आप लिख देंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी को लिखेंगे, इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन समझिए आपसे जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से आंसर देंगे, उन्हें आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले हम IMG लिखेंगे, क्योंकि इमेज चाहिए। इमेज कहां से चाहिए इसका सोर्स बताएंगे। सोर्स के आगे आपको क्लियर पता है कि ये है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये, मैं इसको A कह देता हूं, तो यहाँ A लिख दिया, इसका पूरा नाम मैं A मान लेता हूं। ये हो गया, क्योंकि ये सबके लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो ये चाहते हैं, तो ALT लगाते हैं यहाँ पे, ये हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है, यहाँ भी पूरा ही लिख देते हैं, elearning.jpg, ये पूरा लिखना आपको। यहाँ पर ALT में लिखेंगे आप डबल कोट्स में, क्योंकि अब इमेज का ऑल्टरनेटिव ये बार बार आप ये तो यूज नहीं कर सकते। जहां भी आप, क्योंकि आगे आपको और भी प्रोग्रामिंग करनी है, केवल HTML से काम नहीं चलता है, जावास्क्रिप्ट आती है, jQuery आती है, AngularJS आता है, उसके लिए हम उपयोग क्या करेंगे? ऑल्ट में डालेंगे e-learning इमेज, बस ये आपको करना है, ठीक। डिफाइन द फॉलोइंग, ये डिफाइन करना है आपको, और में भी इसका सवाल है, मतलब एक और पार्ट है, दोनों में से एक पार्ट करने हैं, तो सारे समझ लेते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है कि आप एक साहब हैं, आपने क्या किया कि बहुत अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आया, आइडिया से ही दुनिया चलती है, और आपने क्या किया कि ये आइडिया किसी और को बता दिया, या फिर ये आइडिया आपका किसी ने चुरा लिया। इसका मतलब जो आपका आइडिया था उस आइडिया पे किसी और ने काम किया और खूब पैसे कमा लिए। इसका मतलब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इसने छीन ली। तो आप क्या करते हैं? IPR लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, अपने आइडिया का कुछ पेटेंट बना लिया, पेटेंट कर लिया, या और कोई आपने, और भी इसके तरीके होते हैं कि आपने उस पर कॉपीराइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया। तो अब ये जो आइडिया है इसको और कोई अगर चुराता है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा ये तो पेटेंटेड है या फिर इसका कॉपीराइट है, तो कोई भी आपका ये चुराता है तो इसका मतलब वो आपके साथ दगा कर रहा है,
आप इसको कोर्ट में घसीट सकते हैं या इनका नुकसान का भरपाई इनको करना पड़ेगा। मतलब ये डर रहता है लोगों को कि आप चुरा ना लें। जैसे कोई आपने धुन बनाई, धुन किसी ने कॉपी कर ली, तो आपकी वो आईपीआर होगी, क्योंकि वो आपका आइडिया है। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, और आपकी चीज कोई चुरा ले, वही चीज आती है कि जब आपको आईपीआर आप ले लेते हैं, इसका मतलब वो आपको राइट मिल गया है। आईपीआर के अलग अलग संस्थान है जहां से आप आईपीआर लेते हैं। तो राइट्स गिवन टू द क्रिएटर फॉर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, उनको होल सोल राइट मिल जाता है कि ये आपकी चीज है और ये आपने क्रिएट किया है, और कोई और करेगा तो आप आईपीआर के थ्रू या जो भी आपके राइट्स है इसके थ्रू आप उनको कोर्ट में ला सकते हैं। प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आपने कुछ चीजें लिखी, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कंटेंट लिखा, ये मैंने अपने दिमाग से लिखा, अपना बना के लिखा, अपनी मेहनत की, और किसी ने क्या किया, इसको सेम टू सेम चुरा लिया या मिलता जुलता चुरा लिया। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है आपने एक थीसिस लिखी या एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी और किसी ने ये थीसिस इंटरनेट से कॉपी कर ली या फिर आपकी चीजें चुरा ली और ये बिल्कुल सेम थीसिस सेम टॉपिक पे या सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप ये थीसिस डालिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये लिंक है जहां से कॉपी किया गया है। तो टेकिंग क्रेडिट ऑफ आइडियाज वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का आइडिया या किसी और के शब्दों को चुराना, बेसिकली शब्दों पे ज्यादा होता है, इस पर थ्रस्ट शब्दों पे ज्यादा दीजिएगा। वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का काम आप चुरा लें, खासतौर पे थीसिस और रिसर्च पेपर इन सब में आता है। व्हाट इज ई कॉमर्स? अच्छा, ये और में है, तो अगर आप एग्जाम जब कर रहे होंगे तो इनमें से एक को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरा समझना है। व्हाट इज ई कॉमर्स? राइट एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप यहां से अपने घर से निकले, मम्मी ने कहा कि बेटा ये ले आओ, आटा दाल चावल दही ये सब चीज ले आओ, आप गए दुकान पे, लाला की दुकान पे जाके आप सामान ले आए, ठीक है। अब ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपने अपना एप्लीकेशन खोला, ऐप खोला, मोबाइल खोला, अपना कंप्यूटर खोला, यहां पर आपने सामान टाइप किया और लिस्ट आ गई, इसमें से आपने कहा मुझे ये चाहिए, इसको कार्ट में डाला और फिर पेमेंट कर दिया, कार्ट पे डाल के जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद एक साहब आपके पास आए, जो डिलीवरी बॉय जिन्हें हम कहते हैं, वो ये सारा सामान आपको डिलीवर करके घर पे चले गए। इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, और ये कोई भी सामान हो सकता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है, अच्छा ये केवल खरीदना ही नहीं होता है, ये बेचना भी होता है, क्योंकि जब आप खरीद रहे होंगे तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना। खरीदना बेचना दोनों डालेंगे इसमें। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन इंटरनेट पे, वेब पे जो सामान का खरीद फरोख्त हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आप किसी तरीके से, क्योंकि अब इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए होंगे उनसे भी ज्यादा तेज दिमागदार लोग तो है ना दुनिया में, वो जानते हैं कि भाई इसको कैसे क्रैक करना है। हैकर यही तो करते हैं। तो अगर आप इस सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। पहली चीज तो, अब पहले क्या होता था कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता था, ओटीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये होता है वन टाइम पासवर्ड। अब क्या है, डबल लेवल है, यानी आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली है, डेबिट कार्ड की डिटेल डाली, उसके बाद भी आपका एक ओटीपी आता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, आरएमएन पे, और फिर वो डालेंगे तो उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या है कि आजकल इतना क्लोनिंग वगैरह हो गई है, लोग इस पे भी कुछ कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें, ध्यान रहे कि जो साइट है वो HTTPS रहे। ऐसा होता है कि आप जैसे ही मान लीजिए www.pnb.com खोलते हैं तो आपके पास एक वेब पेज आ जाएगा, आपको लगेगा ये तो मैंने PNB खोला, PNB आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये गलत दिखाएगा आपको, लेकिन आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया ना। ये जो वेबसाइट है, ये जो फ्रंट पेज आया है, इसको कहते हैं फिशिंग, ये किसी और ने बनाया है। फिर जब ये गलत हो जाएगा, फिर ये जो सामने वाला है ये हट जाएगा, फिर असली PNB का पेज आ जाएगा, तो वहां यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन तब तक तो यूजर नेम पासवर्ड आपका चला गया ना उसके पास, गलत आदमी के पास। तो मल्टीपल चेक लगाइए अपने इसमें, ओटीपी शेयर मत करिए, अपनी चीजें संभाल के रखिए, यूजर नेम पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहिए, ये सबसे अच्छे तरीके हैं। Shalini, a web designer, wants to create a web page to display a list where each item is listed by a number. Which type of list she should use? Explain the role of start and type attribute. तो पहली चीज तो ये है कि शालिनी ऐसे जैसे 1 सामान, 2 सामान, 3 सामान, 4 सामान, मुझे पता नहीं कौन सा सामान है तो मैं ABC कर देता हूँ, ऐसा सामान वो वेब डिजाइनर है, इस तरीके से वो श्रृंखलाबद्ध क्रमांक में या ऑर्डर में लगाना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या यूज करेंगी, ऑर्डर लिस्ट। ये तो पहला उत्तर हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे गोले बन के आ जाएंगे या फिर वो कोई टाइप देते हैं तो वो आ जाएगा। विच टाइप ऑफ लिस्ट, ये तो उत्तर हो गया।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टार्ट एंड टाइप, ये एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या होता है कि ये हमेशा ऑर्डर लिस्ट जो होती है, जैसे आप OL टैग देंगे तो OL जब टैग बनाएंगे आप तो हमेशा ये 1 2 3 से ही शुरू होगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम 1 से शुरू नहीं करना चाहेंगे, हम 5 से शुरू करेंगे, 5 6 7 8 ऐसा है, ये करना चाहते हैं आप। तो कैसे करेंगे? OL यहां पर लिखेंगे स्टार्ट इक्वल्स 5, अब ये 5 से शुरू। अब आप चाहते हैं कि भाई टाइप कौन सा हो, हम ये नहीं चाहते कि नंबर में आए, हम चाहते हैं कि रोमन में आ जाए, 1 2 3 ऐसे आए। तब क्या करेंगे? यहां पर टाइप अगर बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 1 2 3 आएगा, टाइप में आप दे देंगे कि जैसे आई दे दिया आपने, बस, तो अब ये रोमन में आएगा, वरना बाय डिफॉल्ट इसमें आएगा। ध्यान रहे कि जो ये OL है ना, इसके अंदर ये OL को बंद करना पड़ता है। फिर यहां पर LI आएगा, LI बंद करेंगे तो जैसे A है, B है, C है, D है, सब कुछ LI 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 बंद करना पड़ेगा। ये सेम चीज लिखी जाएगी 4 बार, ये भी 4 बार लिखी जाएगी और इसको बंद किया जाएगा ऐसे फॉरवर्ड स्लैश। OL को यहां बंद कर रहे हैं। इसमें 22वां सवाल है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन विद सुटेबल HTML एग्जाम्पल। अब आप देखें इसमें जो रो स्पैन है, कॉल स्पैन है, अगर आप एक कॉलम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं तो रोज क्या होती है, ये रो हो गया। अब रो स्पैन जो है कंबाइन सेल्स वर्टिकली, मतलब कितने रो आप चाहते हैं, यानी अगर मैं एक और बना दूं ऐसे करके, तो आप ये देखें ये जो रो है कितनी है, ये एक रो है, ये 2 रो है, लेकिन यहां पर आपने रो कंबाइन कर ली, इसको रो स्पैन कहते हैं। अब कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि आपके ये कितने कॉलम है, 1 2, मैं एक और कॉलम बना देता हूं। तो अगर इसको देखेंगे तो वैसे तो ये 1 2 3 कॉलम दिख रहे हैं, यहां पर केवल 2 ही कॉलम है, तो हमने इसका जो कॉलम स्पैन है वो बढ़ा दिया। कॉलम बढ़ाने को, ये हॉरिजॉन्टली जो बढ़ा रहे हैं, कॉलम बढ़ाने को हम कॉल स्पैन कहते हैं, और रो बढ़ाने को, जैसे हमने यहां रो बढ़ा दी है ना, इसको हम मतलब वर्टिकली अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं सेल को, उसे हम रो स्पैन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल यहां पर देखिएगा, यहां से हम टेबल शुरू कर रहे हैं, टेबल को एंड कर रहे हैं। ये जो है टेबल TR मतलब टेबल का जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि टेबल ये नहीं है यहाँ पे, ये टेबल का हमने रो दिया है, टेबल की रो शुरुआत हुई है, टेबल की रो खत्म हुई है, टेबल की रो शुरुआत हुई है, टेबल की रो खत्म हुई है। तो टेबल की रो शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टेबल की रो है वो 4 है, मतलब कॉलम 4 है और 2 रोज है। इसमें 4 कॉलम की बात हो रही है, 2 रोज की बात हो रही है, ऐसा एग्जांपल इसमें लिया गया है। तो इसको कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले जो टेबल रो है वो हम पहले बना दें, टेबल रो पहली रो है ये, बाद दूसरी रो बाद में बनेगी। तो यहां पर हमने टेबल रो बनाया, इसमें कहा गया टेबल डेटा, पहला टेबल डेटा क्या है, रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1 ये पहला हो गया, खत्म कर दीजिए इसको। फिर आइए टेबल डेटा दूसरे पे टेबल डेटा जाएगा, लेकिन ये कॉलम स्पैन हो गया 2, इसका मतलब एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। मैं डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि ये 2 अलग अलग कॉलम हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कॉलम कॉल स्पैन इक्वल टू 2, तो हम पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ले लेंगे। 2 कॉलम को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहां लिखा जाएगा रो 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 सॉरी कॉलम 2 है, 1 तो हो गया ना, कॉलम 2 कॉलम 3 ये हो गया। ये दूसरा भी हमने टेबल डेटा डाल दिया। अब टेबल डेटा तीसरे पे आइए, टेबल डेटा कहता है रो स्पैन इक्वल्स 2, रो स्पैन इक्वल्स 2, तो रो 1 ये तो ये चली रही है, कॉलम 2 कॉलम 4, कॉलम 2 कॉलम 4 का मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, इसमें हमने ये काम तो कर दिया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे दिखेगा, अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो टेबल डेटा है रो स्पैन 2, यानी कि हम ये रो तो ले रहे हैं, साथ में ये रो भी हम लेंगे। इसका मतलब यहां जो पूरा दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा, टोटल में बता रहा हूं आपको, ये होगा रो 1 कॉलम 2 कॉलम 4, रो 1 एंड रो 2 कॉलम 4, रो 1 रो 2, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये भी ले लिया हमने रो 1 रो 2, और कॉलम पूरा 4 पूरा ले लिया। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, टोटल बनेगा ये ऐसे। चलिए अगले पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, यहाँ कॉल स्पैन रो स्पैन कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है टेबल डेटा, पहला टेबल डेटा देखिए क्या आ रहा है, ये है रो 2 कॉलम 1, तो ये रो 2 आप देख रहे हैं कॉलम 1, तो रो 2 कॉलम 1। उसके बाद रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 तो ये है ही, ये रो 2 है ही, और कॉलम रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 ये हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और ये कहते हैं रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 कॉलम 3 ये हो गया, ऐसे बन गया है। तो फाइनल ये कैसे बनेगा उसका आउटपुट दे देता हूं मैं आपको। यहां तक ये जाएगा और यू हो जाएगा, और एक ठीक यहां पर आएगा रो 1 कॉलम 1, इसके साथ बना रहा हूं रो 1, ये आएगा रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये आपका आ गया रो 1 2 रो 1 एंड रो 2 एंड कॉलम 4, ये आपका आया रो 2 कॉलम 1, और ये आया रो 2 कॉलम 2, ये आया रो 2 कॉलम 3। ये रो 1 है हमारी, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो जब हमने इसको कंबाइन किया, दो कॉलम को कंबाइन किया, तो हमने कॉल स्पैन इक्वल्स 2 लिखा। जब हम दो रो को कंबाइन करना चाहते हैं तो रो स्पैन हमने 2 लिख दिया, रो स्पैन 2 इसके लिए बोला। नेक्स्ट है सरोज, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू रिप्रेजेंट a table in web page but she is unaware about the table tag. Explain her the role of th, tr and td. Write the HTML code of a table and show the use of th, tr and td tag. तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, ये जो tr है ये है टेबल रो, टेबल रो का टैग है, मतलब हर एक रो को बताता है, एक रो से एक रो डील करते हैं इसमें। टेबल हेड जो है वो टेबल का हेडर दिखाएगा, बना के दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा ये। और टीडी होता है जो टेबल के हर एक सेल के अंदर डेटा रखते हैं आप। तो अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ये HTML कोड से समझ में आएगा आपको। एक टेबल हम बना रहे हैं, टेबल यहां खत्म कर दिया, यहां से यहां तक हम पहला टेबल रो बना रहे हैं, इस जगह यहां से यहां तक, इस जगह तक। तो यहां से यहां तक हम पहला टेबल रो बना रहे हैं, और उसमें हम दे रहे हैं टेबल हेडर। तो जो टेबल हेडर की चीज आती है ना, वो बोल्ड में होके आती है और हेडिंग में आती है प्रॉपर, यानी यहां पर लिखा जाएगा रोल नंबर, यहां पर आएगा आपका नेम, और यहां पर आपका आएगा स्ट्रीम, और कैसे आएगा यू। ठीक, ये टेबल था, टेबल रो, पहली टेबल रो हो गई ये आपकी रो 1, ये टेबल रो, और इसके अंदर आपने टीएच करके 3 डाटा डाला, तो एक सेल में ये आ गया, सेल 1 में ये आ गया, सेल 2 में ये आ गया, सेल 3 में आ गया, या कॉलम 1 में आ गया, कॉलम 2 में आ गया, कॉलम 3 में आ गया। अब आइए आप नीचे, अब दोबारा आपने शुरू किया ये टीआर, और ये टीआर खत्म किया, मतलब आप एक टेबल रो के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से एक टेबल बना दीजिए, इसका रो बन गई। अब टीडी 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 3 टेबल डेटा है, मतलब एक यहां आएगा, पहला यहां आएगा 1, यहां आ जाएगा, यहां आपका 8 आ जाएगा, ये हो गया। अब इस टीआर से इस टीआर तक आइए, मतलब आपका टेबल रो ऐसे बनेगा, ये टेबल रो हो गई। 2 विजय कॉमर्स कितने हैं, 1 2 3 टीडी है, कोई रोल्स स्पैन नहीं, कोई आपका रो स्पैन नहीं है, कॉल स्पैन भी नहीं है, तो यहाँ 3 बनेंगे। एक में आएगा ये 2, एक में आएगा विजय, और एक में आएगा कॉमर्स, शॉर्ट में लिखा है उसको, ये हो गया। तीसरे पे आ जाइए, यहां से टीआर से यहां टीआर तक चलेंगे, एक और बनाइए, ये 3 हो गए, 1 2 3 डेटा, इसमें 3 आएगा, इसमें रमेश आ जाएगा, और इसमें कॉमर्स आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, और ये रो 4 है। What is the digital divide? Write any 2 reasons for digital divide in India. अब आप देखिए, शहर में रहते हैं, आपके माँ बाप अमीर हैं, आपको सारी फैसिलिटी है, आप अच्छा मोबाइल रखते हैं, आपके पास डेटा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आसपास बहुत अच्छा टावर है, 5G 4G की स्पीड आती है आपकी, तो आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास इंटरनेट, www सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहीं पर हम गांव देहात में एक चले जाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, एक छोटा सा फ़ोन है, वो भी बड़ी मुश्किल से काम करता है, 500-800 का फ़ोन है, यहाँ पर इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टावर नहीं है। तो ये किस तरीके से इंटरनेट या www का फ़ायदा उठाएंगे, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना इनके बीच में, इसी को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि डिफरिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी तो है बेसिकली, जानकारी और काम, डिफरिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वर्क कर दीजिए आप, या डिजिटल वर्क कर दीजिए इसको, बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू ICT। ये ICT इनके पास अच्छा है, इनके पास नहीं है। ICT
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इनके पास ज़्यादा है, इनके पास कम है। तो इसका मतलब ये है कि क्यों है, रीज़न क्या है, दो पार्ट है ना इसके। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनके पास वेल्थ ज़्यादा है, इनके पास वेल्थ कम है। पॉवर्टी, ये अमीर ज़्यादा है, ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये रिच है, ये पुअर है। और रूरल एरियाज में है, ये अर्बन एरियाज में, ये अर्बन एरिया में है, ये रूरल एरिया में है। दूसरा ये है लेस लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया, यानी ये जो गांव में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई की जो रेट है वो थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा सा जागरूकता भी कम है। ये है उसका उत्तर। डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स टू यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, इंटरनेट को इस तरह समझ लीजिए कि ये एक जाला है, ऐसे इस पॉइंट पे आप बैठे हैं, इस पॉइंट पे मैं बैठा हूं, इस पॉइंट पे कोई और है, ये सब नेटवर्क है, या कंप्यूटर है, या सर्वर है, यहाँ पर राउटर है, या अलग अलग डिवाइसेस हैं, ये सब आपस में पूरे विश्व में और पूरे ग्लोब में है, पूरे ग्लोब में ही है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया पूरा इंटरनेट। और जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं वेब पेजेस पे, जब वेब पेजेस का आदान प्रदान होता है, या ये कहें जितनी भी हाइपर लिंक्स है, हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट है, वेब पेजेस होते हैं या अलग अलग लिंक्स होती हैं, उस पार्ट को हम कहेंगे www। तो इंटरनेट अगर एक बड़ा सा बना दे तो www, ये इंटरनेट हो गया, www इसका पार्ट हो गया एक। क्लियर? इंटरनेट होगा तभी www चलेगा, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज चलेंगी। तो इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये लिंक है बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, सर्वर पे, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग है। इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज़ है। पहले चीज़ तो आप समझ लीजिए, कोरोना काल, कोविड काल में आप ई लर्निंग कर रहे हैं, सारा साल पढ़ाई आपने ऑनलाइन ही की है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप अपने ही घर से बिजली का भी बिल भी पे कर रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, पिक्चरें भी, नेटफ्लिक्स के अमाउंट भी दे रहे हैं, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। ई कॉमर्स हो गया ये। तो इनका और अंतर समझने की अगर कोशिश करें तो www का मतलब ये है कि जितने भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई जो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो HTML बेस पे बनाए गए हैं, या उस कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी इसके पीछे आती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे हम www कहते हैं। तो www जो है एक पार्ट है इंटरनेट का, ये आपको जरूर लिखना है, ये बहुत जरूरी है। द वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, अब www की बात करें, जो अलग अलग सर्विसेज इसके अलावा प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जो केवल आपको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रही है, उसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं, आप फाइल भी तो ट्रांसफर कर रहे हैं, अपलोड डाउनलोड नहीं करते हैं आप, ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईमेल कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, POP यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब मिला के इंटरनेट बनाती है। इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है, www उसका पार्ट है। व्हाट इज ई लर्निंग? एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, आपके कंप्यूटर पे हो जाएगी, आपके स्मार्टफोन पे हो जाएगी, या फिर आप कहें कि आपके टैबलेट पे हो जाएगी। ऐसे तमाम डिजिटल डिवाइसेस हैं, उस पर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे? आपके पास अलग अलग, जैसे जूम हो गया, गूगल टीम हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी हो गया, व्हाट्सएप में भी तो ग्रुप कॉल कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, आपके दोस्त यहाँ, क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, और सब ने आपस में कनेक्ट कर लिया और सब ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ई लर्निंग, अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेट के आप थ्रू पढ़ रहे हैं। तो आप वाइट यूट्यूब पे, जैसे आपका क्लास 10 का एक कोर्स है। अब जैसे मैंने एक कोर्स बनाया क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का, और वो डाल दिया इंटरनेट पे। अब उसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप देख रहे हैं, ठीक? और जब देख रहे हैं तो वो भी तो आप ई लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि ये ऑलरेडी स्टैटिक मैंने डाला हुआ है, शायद साल भर पहले डाला होगा, और आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और एग्जाम में अच्छे से पास हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू, इन सब सर्विसेज के थ्रू करते हैं, उसे ई लर्निंग कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने 1 साल पहले डाला है, अब जो इसको कभी भी पढ़ना चाहे, एग्जाम के पहले पढ़ना चाहे या रिफ्रेश करने के लिए पढ़ना चाहे, वो कभी भी पढ़ सकता है। आप कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, कभी भी किसी समय कर सकते हैं। आप घर पे बैठे हो, कार में बैठे हो, किसी पड़ोसी के घर में बैठे हो, अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं गूगल फॉर्म्स वगैरह में। ये चीज़ें इसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है कि आपको ये बनाना है, आपको HTML कोड लिखना है,
जिसमें ये वेब पेज बन जाए। इस तरीके से वेब पेज बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। उन्होंने पहले कहा है बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए, तो बीजी कलर हम बॉडी में लेंगे। दूसरा आएगा आपका हेडिंग अवर कंट्री इंडिया शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। तो ये जो अवर कंट्री है इंडिया है वो H1 में आएगी। H1 से H6 होती है हेडिंग, ये H1 में आएगी। तीसरी चीज उन्होंने कही है द इमेज नेम india.jpg शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर। तो हम क्या करेंगे, IMG टैग यूज करेंगे, इमेज सोर्स लाएंगे और उसके अंदर की एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो उसको सेंटर में लेके आएगी अलाइन करके। फिर यहाँ पर फॉर्मेटिंग स्टाइल, यानी कि आपको ये जो कंटेंट देना है, अब ये जो कंटेंट आएगा ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये फॉन्ट साइज इसका 5 रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा, कलर रेड रहेगा। तो आप देख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन में है, कलर भी रेड है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट शुड बी यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये सेकंड और सेवंथ ये TH ऊपर चला गया है, 2 के बाद ND ऊपर चला गया है। तो इसमें हम ऊपर वाला यानी कि सुपरस्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्स है यहाँ पर शुड बी रिटन इन दी विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि हम एक UL स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक LI देंगे, उसके अंदर ये लिख देंगे, दूसरी LI के अंदर ये, तीसरी LI के अंदर ये। तो मैंने आपको एक थोड़ा फौरी तौर पर बता दिया है, सारा कोड यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। सबसे पहले हम HTML शुरू करेंगे, HTML ऐड करेंगे, फिर बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी यहाँ ऐड कर देंगे। बॉडी में आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए येलो, तो बॉडी में BG कलर आप येलो कर देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई अब चीज़ें सेंट्रली अलाइंड हो। ये इमेज आप चाहते हैं, जो अगली चीज़ आ रही है वो आप चाहते हैं, अच्छा ये सेंटर आप क्या चाहते हैं, इमेज भी, और ये इमेज भी चाहते हैं और ये कंटेंट भी चाहते हैं जो आपने H1 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर करके अलाइनमेंट सेंटर करने से अच्छा हम इसको सेंटर पे ले आए। तो सेंटर यहाँ किया, सेंटर बंद कर दिया, यानी कि अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सेंटर में आएगी, बीच में आएगी। H1 हेडिंग देना है, इन्होंने खुद कहा है कि इसकी हेडिंग लेवल ऑफ हाईएस्ट होनी चाहिए, फर्स्ट हेडिंग। H1 दीजिए, H1 से बंद करिए, इसके अंदर और कंट्री इंडिया लिख दीजिए, तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा। ये इसके लिए हो गया। अब आपको इमेज चाहिए, इमेज का सोर्स बताया गया है india.jpg, तो IMG इसके बीच में स्पेस देना होगा आपको, ऐसे लिखेंगे IMG SRC इक्वल्स ये india.jpg। उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। ये दोनों काम हो गए। अब इस पे आइए, इन्होंने कहा है फॉन्ट से शुरू करेंगे, फॉन्ट से खत्म कर देंगे। और पैराग्राफ टाइप देख रहे हैं आप, तो पहले पैराग्राफ शुरू करेंगे, पैराग्राफ खत्म करेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ आएगी, तो पैराग्राफ यहाँ शुरू करेंगे, पैराग्राफ एंड करेंगे, उसके अंदर आप फॉन्ट बताएंगे। फॉन्ट का कलर आपने रेड दिया, जो कि इन्होंने यहाँ रेड कहा है। फॉन्ट का साइज आपने 5 कर दिया, यहाँ हो गया। फॉन्ट का फेस यानी कि जो आप टाइप देना चाहते हैं वो आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अब ये बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। बस क्या करना है, इस जगह पे और इस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ, 7 तो सेकंड पे क्या करना है। जैसे 7 लिखेंगे और उसके बाद TH, उसके बीच में आप SUP लगा दीजिए और SUP से एंड कर दीजिए। जो TH है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर जो सेकंड लिखा है, 2 लिखा है, ND को आपको ऊपर चढ़ाना है, तो इसके पहले SUP और इसके बाद SUP, बस इतना करना है आपको। PP बंद हो गया, फॉन्ट बंद हो गया, यहाँ तक हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, ये एक लिस्ट है। लिस्ट में आप नंबर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो UL शुरू करिए, UL बंद कर दीजिए। इसके नीचे बीच में 3 कंटेंट है, 1 2 3, मतलब 3 लिस्ट में LI बंद करिए, LI बंद करिए। पहला ये लिख दीजिए, दूसरे में ये लिख दीजिए और तीसरे में लिख दीजिए। आपका वेब पेज तैयार हो गया। अब आपको आंसर द फॉलोइंग करना है, तो ये बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आप देंगे। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट लिंक? हाइपर टेक्स्ट लिंक का मतलब ये होता है, हाइपर लिंक या कहें हाइपर टेक्स्ट लिंक, ये एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आपने एक लिंक दी हुई है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे वो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाएगा, या एक ही डॉक्यूमेंट के दूसरी जगह पे ले जाएगा, या तो दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, या इसी जगह पे दूसरी जगह ले जाएगा, इसी पेज पे। गिव द नेम एंड सिंटैक्स ऑफ HTML टैग व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक टैग। उसके लिए हम क्या कहते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एंकर से इस तरीके से एंकर शुरू करेंगे, यहाँ href देंगे, यहाँ पर आप लिंक एड्रेस दीजिए, मैं LA कर देता हूँ, या लिंक एड्रेस देंगे आप। यहाँ पर आप जो कंटेंट पे ऐसा जैसे क्लिक मी, इस पे क्लिक करा के ही तो आप LA पे पहुंचना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे, ये क्योंकि कंटेनर टैग है, बंद करेंगे। नेहा वांट्स टू डिस्प्ले अ क्लिक मी मैसेज on her web page which when clicked opens a new web page chapter 2.html. write the syntax of the HTML command she should use. तो इनको क्या करना है, ये यूज करना है, एंकर टैग। href में ये लिख देंगे chapter 2.html, ये हो गया। और उसके बाद क्योंकि वो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तब chapter 2.html पे जाना चाहिए, तो आप क्लिक हेयर लिखेंगे, ए बंद कर देंगे। अगला है on the same web page Neha whose email is this neha@xyz.com wants to display a contact us message which when clicked open the email program and allow the user to send a mail to Neha. Write the syntax of the HTML command she should use.
आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बस ये जो आपने देखा था यहाँ पर आपको इनका ईमेल डाल देना और कुछ नहीं करना है। तो ए टैग यूज करेंगे, ए बंद करेंगे, कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे इनके अंदर, क्योंकि इस पे क्लिक करने पर ही इस मेल पे जाया जाएगा और इस ईमेल का एड्रेस कहाँ लिखेंगे, href। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपका ईमेल प्रोग्राम ओपन होना चाहिए, तो आप केवल ये लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको लिखना होगा मेल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल टू और यहाँ कोलन देंगे, उसके बाद इनका ये ईमेल आईडी यहाँ लिख देंगे, फिर बंद कर देंगे, काम हो गया आपका। अगला है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट इन द हाइपरटेक्स्ट लिंक टैग। तो जो टारगेट आप एट्रीब्यूट देते हैं हाइपरलिंक टैग में, वो बताता है, वो स्पेसिफाई करता है वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड। यानी आप जब एक लिंक पे क्लिक, जैसे आपके पास एक लिंक है क्लिक मी, आप ये चाहते हैं कि ये कहां खुले, कब, किस जगह खुले, नए टैब में खुले, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे आपका ये गूगल क्रोम आपने खोल रखा है, तो ये टैब है, आप नए टैब में चाहते हैं या इसको ऐसे सेपरेट जगह खोलना चाहते हैं, तो कैसे खोलना चाहते हैं, टारगेट आपको बताएगा। स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड, कहां ओपन करना ये बताता है आपको, ठीक है। चलिए साहब, ये 2 घंटे का पूरा पेपर था और कोशिश हमने की है कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। जो और वाले थे वो भी हमने कर दिए, और ऑल द बेस्ट। ये आपका खाका है, इसी के तरीके के जितने भी सवाल बनते हैं उसको आप ये मान के चलिए कि इसी तरीके का पेपर अगर आता है आपका तो आप उसके लिए तैयार हो। अगर ऐसी तैयारी करेंगे तो आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।